वेरिएबल स्कोप। तो वेरिएबल स्कोप क्या होता है? जहां हमने कहीं पे भी किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, अब हम उस वेरिएबल को कहाँ एक्सेस कर सकते हैं एंड कहाँ एक्सेस नहीं कर सकते, उसी को हम कहते हैं वेरिएबल स्कोप। यानी कि उसको वो कहाँ कहाँ एक्सेसिबल है, कहाँ एक्सेसिबल नहीं है। और बेसिकली जब भी हम स्कोप की बात कर रहे होते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं कर्ली ब्रैकेट की, उसी को हम स्कोप कह रहे होते हैं। तो वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था कि यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया num1, 10 असाइन कर दिया, फिर कोमा के बाद में यहाँ हमारे पास 20 30 जब हमने लिखा तो ये एरर क्यों जनरेट कर रहा है। बाकी हमने पहले भी ऐसा लिखा था कि num1 है, num1 को हम 10 असाइन कर रहे हैं, कोमा 20 कोमा 30, तो यहाँ से सिर्फ 10 जो है वो num1 को असाइन हो गया था। बट फिर भी यहाँ हमारे पास में कोई एरर नहीं है, बट यहाँ क्यों एरर जनरेट हो रहा है? तो अगर मैं बात करूँ तो मैंने बताया था कि अगर हमें मल्टीपल वेरिएबल सेम स्टेटमेंट में डिक्लेयर करने हैं तो हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ए वेरिएबल कोमा बी वेरिएबल कोमा सी वेरिएबल। तो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में कोमा के बाद में क्या एक्सपेक्टेशन की जाती है कि यहाँ एक आइडेंटिफायर होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे जो 20 और 30 हैं कोमा के बाद में, कोमा से सेपरेट करके जो हमने लिखे हुए हैं, तो इन दोनों को क्या समझा जा रहा है? इन दोनों को यहाँ एज ए आइडेंटिफायर ट्रीट किया जा रहा है। और आइडेंटिफायर्स वाला रूल याद करो, वो कहता है फर्स्ट जो लेटर है वो डिजिट नहीं होना चाहिए, और ये क्या है? डिजिट्स है। तो यहाँ पे ये वेरिएबल से एक्सपेक्ट कर रहा है। तो यहाँ अगर मैंने लिखा num2 या 30 की जगह हमने लिख दिया num3, अब एरर नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो रूल है आइडेंटिफायर्स का उसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। इस वजह से हमारे पास इशू था। अब दूसरी हम बात करते हैं कि हमारे पास जो भी वेरिएबल्स है, जैसे यहाँ एक वेरिएबल है हमारे पास ए नाम से जिसका वैल्यू है 10। अब इस वेरिएबल को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं और कहाँ यूज़ नहीं कर सकते। तो अभी के लिए मैं एक काम करती हूँ, एक और फंक्शन हम बना लेते हैं, void abc नाम से हमने फंक्शन बनाया, ओके। तो अब अगर मैं इस a नाम के वेरिएबल को यहाँ पे हम एक्सेस करना चाहें और हम इस a को, ये वाला जो a है जिसका वैल्यू 10 है, हम यहाँ से उसको 80 असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, एरर जनरेट हो गया। तो क्यों हो गया? क्या कह रहा है? आइडेंटिफायर ए इज अनडिफाइंड, कि डिफाइन ही नहीं है, आपने इसको कहीं डिफाइन ही नहीं किया, कि हमने तो किया हुआ है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि किसी भी वेरिएबल का जो स्कोप है वो या तो लोकल होता है या फिर ग्लोबल होता है। 2 पार्ट्स में हमने जो है उसको डिवाइड किया है। स्कोप की बात करें तो स्कोप यानी कि किसी भी फंक्शन बाउंड्री के अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं लोकल स्कोप। तो इसको हम कहेंगे लोकल स्कोप। और किसी भी फंक्शन बाउंड्री से बाहर, ये वाला जो पार्ट है लाइन नंबर 10 to 12, ये भी एक फंक्शन बाउंड्री के अंदर वाला पार्ट है, तो ये भी हो गया लोकल स्कोप। और अगर हम फंक्शन बाउंड्री से बाहर वाले पार्ट की बात करें, जैसे ये वाला पार्ट हो गया या इन दोनों के बीच वाला पार्ट हो गया, ये कौन सा पार्ट है? दिस इज ग्लोबल स्कोप, ठीक है। यानी कि ये हमारे घर की बाउंड्री है, हमारे घर की बाउंड्री वाला जो पार्ट है वो हमारे लिए लोकल है, राइट। सिर्फ हमें उसको यूज़ कर सकते हैं, जो घर के सदस्य हैं सिर्फ वही उसको यूज़ कर सकते हैं। बट ग्लोबल स्कोप की बात करें, जैसे कोई पार्क हो गया, वो सबके लिए एक्सेसिबल होता है। तो सेम एज जो ग्लोबल स्कोप है ये हर एक के लिए एक्सेसिबल होता है। बट लोकल स्कोप यानी कि किसी भी स्पेसिफिक फंक्शन का वो लोकल एरिया है, उसके बाहर कोई दूसरा उसको एक्सेस नहीं कर सकता। जैसे अब ये जो वेरिएबल था, तो फंक्शन बाउंड्री के अंदर में जो वेरिएबल लिखा है हमने, वो किस टाइप का वेरिएबल होगा? लोकल वेरिएबल, ठीक है। तो ये वाला वेरिएबल एक लोकल वेरिएबल है जिसका जो स्कोप है वो भी लोकल ही है, क्योंकि इसको हमने इस फंक्शन बाउंड्री के अंदर में लिखा है। तो ये इस फंक्शन बाउंड्री से बाहर एक्सेस नहीं हो सकता, इसका बाउंड्री इस कर्ली ब्रैकेट तक ही है, लाइन नंबर 8 तक, ये इससे बाहर एक्सेसिबल नहीं है। तो अगर हम इस abc नाम के फंक्शन का खुद का भी अगर कोई a नाम का वेरिएबल हम बना दें तो एरर चला जाएगा। अब इसके पास खुद का भी एक a नाम से वेरिएबल है, तो अब ये खुद के वेरिएबल में 80 जो है असाइन कर देगा। और वहीं अगर हमने बाहर वाले एरिया में कहीं पे कोई वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है, जैसे यहाँ हमने लिखा इंट a, तो ये कैसा वेरिएबल है? ये ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। तो किसी भी फंक्शन स्कोप के अंदर में अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर है, इट मीन्स दैट इज लोकल वेरिएबल, और फंक्शन स्कोप से बाहर कोई वेरिएबल है, इट मीन्स दैट इज ग्लोबल वेरिएबल। अब लोकल वेरिएबल सिर्फ लोकल बाउंड्री में ही एक्सेसिबल होते हैं और ग्लोबल वेरिएबल हर जगह एक्सेसिबल होते हैं। जैसे इसका नाम मैं कर देती हूँ x, और यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर में हमने लिखा x को 90 असाइन कर दो, कोई एरर नहीं है, वो बिल्कुल यहाँ एक्सेसिबल है।
ए नाम के ABC नाम का जो फंक्शन है, इसमें हमने लिखा कि x को जो है 70 असाइन कर दो, तो वो यहाँ पे भी एक्सेसिबल है, यहाँ पे भी एक्सेसिबल है। तो क्यों? क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल है। ये ग्लोबल वेरिएबल जो है विद इन द प्रोग्राम कम्प्लीटली हर जगह वो एक्सेसिबल होते हैं, बट लोकल वेरिएबल सिर्फ अपने ही बाउंड्री में एक्सेसिबल होते हैं। जिस फंक्शन ब्लॉक में हमने उसको डिक्लेयर किया है वो उससे बाहर एक्सेसिबल नहीं हो सकता। ओके, तो अभी क्या हो, अगर ये जो ग्लोबल वेरिएबल है इसका नाम भी ए हो और ये जो वेरिएबल है इसका नाम भी ए है, अभी के लिए हम इसको ए करते हैं और इस स्टेटमेंट को कमेंट कर देते हैं, क्योंकि एक्स नाम से वेरिएबल नहीं है तो एरर जनरेट हो रहा है। अब ए वेरिएबल है ग्लोबल और मेन फंक्शन के पास खुद का भी ए नाम से वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल। अब जब हम 90 असाइन कर रहे हैं तो ये कौन से वाले ए को असाइन होगा? ये जो ग्लोबल वाला ए है यहाँ ये 90 जाके असाइन होगा, या फिर ये इसका खुद का जो ए है जिसका वैल्यू 10 है यहाँ हमने डिक्लेयर किया, इसको ये 90 जाके असाइन होगा। तो वही सेम चीज़ है, एक आपके पास दो पर्सन है, एक तो आपका खुद का कोई सदस्य है, घर का कोई सदस्य है, और वहीं एक दूसरा कोई बाहर का व्यक्ति है। तो आप हाई प्रायोरिटी किसको देंगे? अपने वाले बंदे को, राइट? तो सेम एज ये हाई प्रायोरिटी किसको देगा? खुद के वेरिएबल को, ना कि उस ग्लोबल वेरिएबल को। तो यहाँ पे जब हम 90 असाइन करवा रहे हैं तो ये खुद के वेरिएबल का वैल्यू चेंज करेगा, ना कि उस ग्लोबल वेरिएबल का वैल्यू चेंज करेगा। ओके, दूसरी चीज़, हम एक कंपाउंड स्टेटमेंट ब्लॉक बनाते हैं। अगर एक बाउंड्री के अंदर में दूसरा बाउंड्री हम बना देते हैं तो इसको हम कहते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट ब्लॉक। कंपाउंड स्टेटमेंट ब्लॉक एक तरीके से ये हमारे पास येलो बाउंड्री है, ये है आउटर स्कोप, ठीक है, यहाँ से इस कर्ली ब्रैकेट से लेके इस वाले कर्ली ब्रैकेट तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक इसी बाउंड्री के अंदर में दूसरा बाउंड्री है, इस तरीके से हम मान सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास लोकल स्कोप है, और यहाँ एक सेकेंड, ओके इरेज करते हैं इसको। ओके, सो ये एक बाउंड्री है और इसी बाउंड्री के अंदर में ये दूसरा बाउंड्री है। तो जब एक फंक्शन बाउंड्री में दूसरा बाउंड्री हम बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट ब्लॉक। अब मैंने यहाँ एक वेरिएबल लिखा इंट ए नाम से। हमने रूल क्या पढ़ा था कि एक स्कोप में दो वेरिएबल सेम नाम से नहीं हो सकते, बट इन दोनों का स्कोप अलग अलग है। इस नाम के ये जो ए वेरिएबल है इसका स्कोप ये है, और वो जो ये वाला जो ए वेरिएबल है इसका स्कोप ये है। तो हम इस यहाँ पे ये बिल्कुल ए एक्सेसिबल है, इसका नाम भी हम ए रख सकते हैं। अब अगर मैंने यहाँ पे ए को 90 असाइन करने की कोशिश की तो ये कौन से वेरिएबल को वैल्यू असाइन करेगा, इस वाले ए को या फिर इस वाले ए को। तो या अभी के लिए मैं इसका जो नाम है वो बी कर देती हूँ, ठीक है। अभी के लिए इसका नाम है हमारे पास बी। तो यहाँ ए अपना वेरिएबल क्रिएट किया इसने, इसको इसने 90 असाइन कर दिया। तो बेसिकली ये हमारे पास इनर स्कोप है। इनर स्कोप के अंदर में हमारे पास एक बी नाम से वेरिएबल है जिसको वैल्यू हमने क्या असाइन किया है 90। और ये जो आउटर स्कोप है यहाँ इसके पास एक ए वेरिएबल है जिसको पहले हमने 10 असाइन किया था, फिर हमने 90 असाइन कर दिया। तो इसका अभी जो करंट वैल्यू है वो 90 है। तो ये जो ए वेरिएबल है, अगर मैं पूछूँ कि इसका बाउंड्री क्या है, तो इसका बाउंड्री है यहाँ से लेके यहाँ तक। ये कंप्लीट येलो वाला बाउंड्री इसका है। ये इससे बाहर एक्सेसिबल नहीं है, बट इसके अंदर वाले एरिया में जितना भी एरिया है, बेशक उसमें कोई दूसरा स्कोप क्यों ना हो, वो वहाँ पे बिल्कुल एक्सेसिबल है। बी वाले वेरिएबल की बात करें तो इसका जो बाउंड्री है वो ये सिर्फ पिंक वाला बाउंड्री है, इससे बाहर ये एक्सेसिबल नहीं है, सिर्फ इसी के अंदर में एक्सेसिबल है। तो अगर हमने कुछ ऐसा लिखा कि यहाँ से हम ए को 90 असाइन कर रहे हैं, बिल्कुल वो एक्सेसिबल है। और ग्लोबल को अभी के लिए मैं कमेंट कर देती हूँ। तो यहाँ पे कौन सा वेरिएबल एक्सेस हो रहा है, कौन से वेरिएबल की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो आउटर स्कोप का ए वेरिएबल है इसी वाले ए की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस वाले ए का वैल्यू पहले 10 था, फिर 90 कर दिया और इसको हम 80 कर देते हैं। तो अभी के लिए इसका जो वैल्यू है वो 90 से क्या हो जाएगा, 80 हो गया, ठीक है। अगर हम इस स्कोप से बाहर हम लिखते हैं कि बी को 10 असाइन कर दो, अब एरर जनरेट हो गया। क्यों एरर जनरेट हो गया? क्योंकि बी वेरिएबल का जो स्कोप है वो इतना ही था,
इससे बाहर हम एक्सेस नहीं कर सकते, ये उसका बाउंड्री इतना ही था, इससे बाहर हम एक्सेस कर रहे हैं, इससे बाहर वो एक्सेसिबल नहीं है। तो क्या कहा था कि ए वेरिएबल का बाउंड्री ये भी है, ये इसी येलो बाउंड्री के अंदर में ही है, तो ए वेरिएबल तो यहाँ एक्सेसिबल है इनर स्कोप में, बट बी वेरिएबल का बाउंड्री इतना ही है, ये इससे बाहर एक्सेसिबल नहीं है, उसको इससे बाहर हम एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, तो ये एक दो चीज़ें हैं जो कि हमें याद रखनी है। तो कभी भी जिस फंक्शन का जो बाउंड्री है उससे बाहर हम उसको कभी भी एक्सेस नहीं करेंगे। ओके, दूसरी चीज़, अब ये जो ग्लोबल वेरिएबल है ए नाम से, ये लोकल वेरिएबल है ए नाम से, तो जब भी हम ए को 90 असाइन कर रहे हैं तो ये खुद के वेरिएबल का वैल्यू ही चेंज कर रहा है। हम चाहते हैं कि जब हम लिखें कि ए को 90 असाइन कर दो, तो वो इस ग्लोबल वाले ए को वैल्यू असाइन होना चाहिए, ना कि खुद के वेरिएबल को हाई प्रायोरिटी दे। तो उसके लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है, वो ये है कि कंपाउंड स्टेटमेंट ब्लॉक बनाओ। अब ये जो ए वेरिएबल है इसको यहाँ री डिक्लेयर कर दो, डिक्लेयर नहीं री डिक्लेयर, विद एक्सटर्न कीवर्ड। हमने लिखा एक्सटर्न, उसका जो डेटा टाइप है, जो नेम है, वो एज इट इज़ हमने लिख दिया, ठीक है। तो ये हमने एक्सटर्न कीवर्ड के साथ में उसको री डिक्लेयर किया। अब जब भी हम लिखेंगे कि ए को 90 असाइन कर दो, तो ये कौन से वेरिएबल का वैल्यू चेंज करेगा, इस ग्लोबल वेरिएबल का। और यहाँ कौन से वेरिएबल का वैल्यू चेंज हो रहा था, ये खुद के वेरिएबल का वैल्यू चेंज कर रहा था। तो इस तरीके से ये होता है किसी भी वेरिएबल का स्कोप, दैट कैन बी लोकल और दैट कैन बी ग्लोबल। ग्लोबल यानी हर जगह एक्सेसिबल है, लोकल यानी स्पेसिफिक जिस फंक्शन ब्लॉक पे हमने उसको बनाया है वो वहीं पे एक्सेसिबल है। दूसरी चीज़, अगर हमने यहाँ से ए को कुछ भी असाइन नहीं किया, यहाँ पे भी स्टेटमेंट को भी हम रिमूव कर देते हैं और अभी के लिए इसको भी हम हटा देते हैं। अब इस फंक्शन ब्लॉक को भी हम रिमूव करते हैं। अब अगर मैं दोनों का वैल्यू प्रिंट करवाने की कोशिश करती हूँ, इसका नाम हम A1 कर देते हैं, ग्लोबल वेरिएबल है A1 और ये है A2। प्रिंटफ के थ्रू हम दोनों का वैल्यू प्रिंट करवाने की कोशिश करते हैं। तो अभी के लिए उस पर हम ध्यान नहीं देंगे कि किस तरीके से हम प्रिंट करवा रहे हैं, कैसे नहीं करवा रहे हैं, बट इतना सा कि दोनों वेरिएबल्स का वैल्यू हम प्रिंट करवा रहे हैं। तो ना हमने A1 को कुछ असाइन किया है, ना ही हमने A2 को कुछ असाइन किया है। तो हम देखते हैं कि दोनों का वैल्यू क्या प्रिंट होके आता है। तो हमने इसको एग्जीक्यूट करवाया, तो हमारे पास वैल्यू प्रिंट होके आया 0 एंड 394035 ऐसा कुछ वैल्यू प्रिंट होके आया। और पहले अगर मैं A1 A2 का वैल्यू प्रिंट करवाऊँ और बाद में A1 का वैल्यू प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। A1 ग्लोबल वेरिएबल है और A2 लोकल वेरिएबल है। अब हमारे पास में पहले एक गार्बेज वैल्यू आया है, फिर 0 आया। पहले क्या था, पहले 0 प्रिंट हुआ था, फिर एक गार्बेज वैल्यू प्रिंट हुआ था। यानी कि अगर हम खुद से किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन नहीं करते हैं, इन दैट केस कंपाइलर जो है ग्लोबल वेरिएबल्स को खुद से वैल्यूज असाइन कर देता है। क्या असाइन करता है, अगर ग्लोबल वेरिएबल इंटीजर टाइप है तो उसको क्या असाइन किया जाएगा, 0। वहीं अगर वो फ्लोट या फिर डबल टाइप का वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल, तो इसको असाइन किया जाएगा 0.0, ठीक है। और फ्लोट होता, फ्लोट f ये वेरिएबल है तो इसको असाइन किया जाएगा वही 0.0। और वहीं कोई कैरेक्टर टाइप वेरिएबल होता, ग्लोबल वेरिएबल, तो इसको असाइन हो जाता नल कैरेक्टर, जो कि स्लैश और 0 ये होता है एक नल कैरेक्टर, ठीक है। ये असाइन हो जाता। अगर हम बात करें लोकल वेरिएबल्स की, तो लोकल वेरिएबल्स को कंपाइलर खुद से कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करता है, तो इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं होती, इनमें गार्बेज वैल्यूज़ होती है। यानी कि जब भी इस ए नाम के ये जो A2 नाम का वेरिएबल है जो कि लोकल वेरिएबल है, इसको जब भी मेमोरी में स्पेस मिलेगा, जहाँ कहीं भी इसको स्पेस मिला मेमोरी के अंदर में, तो वहाँ और हो सकता है कि उस मेमोरी लोकेशन पे ऑलरेडी कोई वैल्यू हो पहले से, ठीक है। तो वो जो पहले से वैल्यू पड़ा हुआ होगा उसी मेमोरी के अंदर में, उसी को उठा के इसने प्रिंट करवा दिया। और वो हमें नहीं पता क्या वैल्यू हो सकता है, तो हमारे लिए वो वैल्यू ना काम है, ठीक है, हमारे लिए तो किसी काम का है नहीं, तो हम कह देते हैं दैट इज़ अ गार्बेज वैल्यू। तो अगर कोई पूछे कि ग्लोबल वेरिएबल्स का डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होता है, तो अगर वो इंटीजर टाइप है तो उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगा 0, यानी कि हमने अगर कुछ असाइन नहीं किया तो उसको क्या असाइन होगा, डबल टाइप का और फ्लोट टाइप का है तो 0.0 एंड कैरेक्टर टाइप है तो नल कैरेक्टर। बट अगर हम बात करें लोकल वेरिएबल्स की, तो लोकल वेरिएबल किसी भी टाइप का हो उसको एक गार्बेज वैल्यू असाइन होगा, जो कि ऑलरेडी उस मेमोरी लोकेशन पे होगा जहाँ पे भी उसको स्पेस मिला है।